हाय गाइस, वेलकम इन गोरखपुर मैथ्स क्लासेस। अब हम लोग परसेंटेज में बेसिक क्लास में पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और थोड़ी देर पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम ये चर्चा किए थे कि रूल ऑफ 10 10 का नियम बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेसिक जो उसमें रह गई हैं और कुछ लोग सॉल्व करते हैं, नहीं भी करते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को बता देते हैं। जैसे एक प्रश्न आता है, एक्स वाई से 20% कम है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसा क्वेश्चन आता है अक्सर रेलवे में, यूपीपी में, यूपीएसआई में भी आया हुआ है ऐसा प्रश्न। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? तो बहुत सिंपल है, x y से 20% कम है, किसी एक को यानी जिससे तुलना हो उसको मान लिया जाता है। तुलना किससे हो रहा है? x y से। तो आप y को 100 मान लें, y से कितना कम है? 20% यानी 80 हो गया, 20% कम है। अब पूछ रहा है y x से, हम बताए थे जिसके साथ से होता है उसे बटे में लिखते हैं, तो x के साथ से है, कितने प्रतिशत अधिक है? ऐसे कितना अधिक है? 20, और प्रतिशत के लिए गुणे 100 करते हैं। 20 चौक का 80, 4 से 100 काट दीजिए, कितने प्रतिशत अधिक होगा? 25% अधिक होगा। आंसर हो गया। एक और रूल है, आप लोग जानते भी हैं, जैसा कि प्रतिशत में 1/2 का मान होता है 50%, 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%, 1/4 का मान 25, 1/5 का मान 20, आगे इसी तरह 1/6 का मान 16 सही 2/3, 1/7 का मान 14 सही 2/7, 1/8 का मान 12.5, 1/9 का मान 11 सही 1/9, ऐसे चलता रहेगा आगे। तो इसमें भी हम देख सकते हैं, जब आपसे कम के लिए पूछा जाए तो नीचे आना होता है। अगर पूछे कि कोई संख्या या राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? तो कम के लिए क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे, और जब अधिक पूछेगा तब ऊपर जाएंगे। ठीक है ना? जैसे इस प्रश्न में देखिए, कहा था x y से 20% कम है, तो 20% कम है तो अधिक के लिए कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। यानी 20% कम दिया था और कितने प्रतिशत अधिक है, तो ऊपर जाइए, आंसर हो जाएगा 25। जब ऐसा डायरेक्ट प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, 20 का 25, 25 का 33 से 1/3 बढ़ने के लिए, और घटने के लिए जब पूछे तो नीचे आ जाइएगा। 33 से 1/3 अधिक दिया हो तो कम कितना होगा? 25, 25 अधिक दिया हो तो कम कितना होगा? 20, ऐसे चलेगा। ठीक है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कहे आपसे कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? अब देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा है कितने प्रतिशत कम है और दिया क्या है? 25% अधिक। तो जब कम पूछे ना तो हम क्या करते हैं? नीचे आते हैं। तो देखिए 25% अधिक है और कम के लिए नीचे आ गए, 20 हो गया यहाँ आंसर। ठीक है ना? अब मान लीजिए अगर यही होता कि 25% कम है तो कितने प्रतिशत अधिक है, तब ऊपर चले जाते और उत्तर हो जाता 33 से 1/3। कहने का मतलब ये है, जब प्रश्न में लास्ट में कम पूछे तो सीरीज में यहाँ नीचे आ जाइएगा, और जब अधिक पूछ ले लास्ट में तो ऊपर चले जाइएगा। अब अगर लगाना चाहें तो श्याम की आय से, तो सबसे पहले श्याम को कुछ मान लीजिए और परसेंटेज में क्या मानते हैं? 100। राम की आय, राम की आय 25% अधिक है, कितना हो जाएगा? 125। अब जिससे पूछे उसको नीचे लिखते हैं, कितना कम या अधिक है? गुणे 100, 25 पंजे 125, 100/5 हुआ, जिसका मतलब हुआ 20%। ठीक है? तो ये टेबल से भी हो जाएगा। अब बात आती है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। रेलवे में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, रेलवे का ये फेवरेट टॉपिक होता है। तो एक प्रश्न आता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 35% कम है, क्रमशः 20% और 35% कम है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना कम है? तो पहली संख्या से
दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। ये रेलवे का बहुत फेवरेट टॉपिक है, हम बता रहे हैं, रेलवे में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो। तो क्या करेंगे, अब देखिए तुलना किससे हो रहा है, तीसरी संख्या से। दो संख्याएं तीसरी संख्या से। अब ये दो संख्याएं पहली और दूसरी हैं, एक संख्या पहली और एक संख्या दूसरी। पहली और दूसरी संख्याएं तीसरी से, तीसरी से, तो तीसरी को हम लोग मान लेंगे, तीसरी कॉमन है। तुलना किससे हो रहा है, तीसरी संख्या से तुलना हो रही है, तो तीसरी संख्या को हम लोग 100 मान लिए। अब कितना कम है, क्रमशः 20%, यानी पहली वाली 20% कम है और दूसरी वाली जो है 35% कम है। तो 100 में से 20 गया 80 और 100 में से 35 गया 65। फिर प्रश्न पूछ रहा है पहली संख्या से, हम आपको बताए थे जिसके साथ से लगा होता है उसको बटे में लिखते हैं। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना कम है, ऐसे देखिए 80 में से 65 गया 15 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, आपको मिला। ऐसे भी कह लें 4 दूना 8 या 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 15 पचे 75 बटे 4, 75 का चौथाई, ठीक है ना, 19.19 यानी 18.75। तो कितना कम हुआ, 8.75%। ये आंसर हो जाएगा। ये तो तब है जब आपसे तुलना तीसरी संख्या से हुआ है, यानी कि निश्चित तौर पर एक कॉमन संख्या हमें मिल रही है। किससे तुलना हो रहा है, तीसरी से, यानी तीसरी से ही ये 20% कम है, ये 35% कम है। तो थोड़ा इजी हो गया, लगा लिए। मान लीजिए ऐसा ना हो, तब क्या करेंगे, जीवन में दुख आ जाएगा। लेकिन उसके लिए भी ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा आपसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, या पहली संख्या दूसरी संख्या से 15% कम है। कितना कम है, 15% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15% कम है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, 20% अधिक है। अब आपसे प्रश्न पूछे तो पहली संख्या तीसरी से कितने प्रतिशत अधिक है, तीसरी से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से 15% कम है, यहाँ पहली से दूसरी की तुलना हो रही है। फिर दूसरी संख्या तीसरी से 20% अधिक है, यानी कि दूसरे की तुलना तीसरे संख्या से हो रही है। अब किसी एक संख्या से यहाँ तुलना नहीं हो रहा है, कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। अब दूसरी संख्या तीसरी से 20% अधिक है, तो बताइए क्या होगा, 120, 20% अधिक। अब पहली संख्या दूसरी से 15% कम है, तो इससे इसको 15% कम कर दीजिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 120 का पहले 15% निकालेंगे फिर घटाएंगे, तो 120 का 15% 18 होता है, 120 में से 18 गया 102। हम आपको बताएं जब 15% कम करना है तो 100 में से 15 गया 85 बटे 100 कर दीजिए, ठीक है। 12 पंजे 60 और 12 बटे 96 और 6 102, डायरेक्ट 102 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर गुणा मजबूत है, बचपन में पहाड़ा अगर सही से पढ़े हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सवाल पूछा था तीसरी से, यानी पहली संख्या तीसरी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए तीसरी से कितना ज्यादा है, 2% ज्यादा, तीसरी से 2% ज्यादा। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि समस्या तब आती है जब प्रश्न में योग और अंतर दिया होता है संख्या का, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे एक प्रश्न होता है कि एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50% अन्य संख्या का 1/3 है, अन्य संख्या का 1/3 है, ठीक है। एक संख्या का 50% अन्य संख्या का 1/3 है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 7 है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा,
ये यूपीएसआई में पूछा हुआ है। अब यहाँ कुछ विशेष दिया हुआ नहीं है, तुलना है नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। दोनों संख्याओं का अंतर 7 है, तो अगर हम एक संख्या को x मान लें, मान लीजिए एक संख्या x है, कोई भी पहली ही मान लेते हैं, पहली संख्या क्या है x, तो दोनों का अंतर 7 है, तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी संख्या x + 7 हो सकती है नहीं हो सकती। भाई अंतर 7 है, यानी 7 चाहे कम चाहे ज्यादा, x - 7 भी ले सकते हैं, हम +7 ले लिए। अब कह रहा पहली का 50%, फिर से ये है कि अगर हम x का 50% करते हैं, ठीक ना, बराबर x + 7 का 1/3 करते हैं, ठीक है, आंसर तब भी आएगा। वो अपने ऊपर समझ है भाई, इधर का उधर हो गया, उधर का उधर हो गया, तो x/2 और इधर हो गया x + 7/3। अब तिरछा गुणा करिए तो 3x = 2x + 2 7 14, x बराबर कितना मिला, 14 मिल गया। देखिए वही बात है, x बराबर 14 आ गया। अब x बराबर 14 तो दूसरा x + 7, 14 + 7 कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 21। हर हाल में वही उत्तर है, 14 और 21। अब आपसे गुणनफल पूछा है, तो 14 × 21 कर दीजिए। 14 का गुणा 21 में करेंगे कितना होगा, 294, 294। पिछली बार क्या हुआ था, हम लोग इधर का उधर कर दिए थे, तो एक 21 आ गया था, तो एक को हमें माइनस करना पड़ेगा, 21 में से 7 जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला मान एक्चुअली आया था 21, डायरेक्ट यही आ गया था दूसरा वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आप डायरेक्ट x y दोनों नहीं मानेंगे। अगर दोनों मानेंगे तो सवाल लंबा फंसेगा, मतलब लंबा आएगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। एक प्रश्न ऐसे और भी है, यूपीएसआई का है, उसमें पूछा था कि एक संख्या का 70% दूसरे के 30%, यानी एक संख्या का 70% तथा दूसरी संख्या का 30% का योग दिया हुआ था 360। एक संख्या का 70% तथा दूसरे संख्या का 30% का योग 60 है। और ये भी दिया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 है। प्रश्न समझ में आया? एक संख्या का 70% तथा दूसरे का 30% का योग 360 है तथा इन दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 है। दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 है। तो पूछा था यूपीएसआई में दूसरी संख्या का 2/5वां भाग क्या होगा? ठीक है ना, 2/5वां भाग, दूसरी संख्या का 2/5वां भाग क्या होगा। अब इसमें क्या करेंगे, अगर x और y दो मान ले हम, प्रश्न तो सॉल्व होगा लेकिन थोड़ा लंबा खींचेगा। छोटा कैसे होगा अगर हमें जल्दी में लगाना हो, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है और समय कम है तो थोड़ा भाई जल्दी सोचना होगा क्या करना है। हम देखिए यहां से सॉल्व करते हैं दोनों संख्याओं के योग का। अगर हम दोनों संख्या ले लें x और y, तो x + y दोनों का योग हो गया भाई, एक संख्या x एक संख्या y, दोनों का योग हो गया x + y का 20% बराबर 160। अब इसे आपको हम सॉल्व करना बताए हैं। किसी भी संख्या का 20% 160 है तो वो संख्या 800 हो जाएगी। कैसे होगी? 160/20 × 100 कितना मिलेगा? 800। ठीक है, यानी हमें मिल गया उन दोनों संख्याओं का योग 800। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 800 - x होगी। बोलिए, क्योंकि दोनों का योग 800 है तो अगर एक x हुआ तो दूसरा 800 - x होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 800। या ये भी कह सकते हैं कि x ही है और y का मान 800 - x है। अब देखिए y खत्म हो गया यहाँ से, क्यों? क्योंकि हमने एक x ले लिया और दूसरा 800 - x ले लिया। अब कह रहा है एक का 70%, यानी x का 70% तो 70/100, फिर दूसरे का 30%, यानी कि 800 - x का 30% तो गुणा 30 और बटे 100 बराबर दिया हुआ है कितना? अच्छा, योग का
कितना दिया हुआ मान 360। ठीक है, इसी को सॉल्व करना। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ कटा, 1 0 से 1 0 यहाँ कटा, गुणा कर लीजिएगा 7x/10 होगा और ये हो जाएगा 2400 माइनस 3x/10 इक्वल टू 360। ठीक है, अब करना क्या है, 7x में से 3x गया 4x, 10 का तिरछा गुणा हो जाएगा 3600, यानी हमको मिलेगा 4x प्लस 2400 इक्वल टू 3600। अब यहां से मिल जाएगा आपको 3600 में से 2400 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4x इक्वल टू 1200, x इक्वल टू 300। अरे भाई 3600 में से 2400 उधर पक्षांतर करिए, बॉर्डर पार ले चलिए, तो 2400 घटा 1200 हुआ, 4x बराबर 1200, तो x बराबर 300। अब x बराबर जब 300 हो गया तो दूसरी संख्या कौन है भाई, y। तो y यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 800 में से 300 गया 500। अब इसका 2/5 आपसे पूछा है, दूसरी संख्या का 2/5, तो 2/5 और दूसरी संख्या है कितनी 500, यानी आंसर क्या हो गया 200। ठीक है ना, तो थोड़ा समझाने में थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो और जल्दी करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, बाकी अगर ऐसे शुरू से लगाएंगे x का 70%, y का 30% बराबर 360, फिर x प्लस वाई का 20% बराबर 160, दो समीकरण बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा फंसेंगे। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, क्या करना था, x प्लस वाई का 20% बराबर 160, तो x प्लस वाई बराबर 800 आ गया, एक हो गया x तो दूसरा हो गया 800 माइनस x। अब इसका ले लिए 70%, इसका ले लिए 30%, दोनों का मान 360। सॉल्व किए तो x का मान 300 आ गया, तो y का मान 500। अब y का 2/5 पूछा है, 500 का 2/5 200। तो इस तरह से प्रश्नों को हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा प्रश्न है, वो ये है, पूछा गया है यूपीएसआई में कि बहुत छोटा प्रश्न है, अगर y का 8/5%, y का 8/5% x है, तो x का y कितने प्रतिशत है, x का y कितने प्रतिशत है। ये प्रश्न यूपीएसआई में पूछा हुआ है, देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत से लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे, और हुआ भी था तो गलत जवाब था। तो देखिए कुछ करना नहीं है, y का 8/5 यानी y गुणा 8/5, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 बराबर कौन है, x है। अब हम सबको उधर गुणा कर देते हैं तो y बराबर मिलेगा 500/8, मिल जाएगा ना। आपसे पूछा है x का कितने प्रतिशत y है, हम आपको बताए थे जिसके साथ का होता है, जब आपसे प्रश्न में पूछे कितना प्रतिशत और साथ में का हो तो उसको हम क्या करते हैं, बटे में ले जाते हैं, यानी x को बटे में रखना है और y का मान ऊपर रखना है, यानी कि 500/8 x से x कट जाएगा, और परसेंटेज के लिए गुणे में क्या करना है, 100 कर देना है, तो आपको हो गया 500/8 और गुणे में 100। आप चाहें तो इसका गुणा कर सकते हैं 12.5, ये कट लेगा, और 12.5 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 62.5। ठीक है ना, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। 6250% है, इसका यही आंसर है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन था यूपीएसआई में। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करना है, प्रश्न कोई कठिन नहीं होता है। ठीक है ना, आइए हम 10 के रूल पर चलते हैं। 10 का रूल क्या होता है, तो 10 के रूल में आपको किसी भी चीज को मानना है 10। ठीक है, जैसे 10 का रूल लगाने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ये आकृतियों पर पूछा जाता है। एक आकृति होती है 1D, एक आकृति होती है 2D, और एक आकृति होती है 3D। 1D में क्या होता है, सिर्फ लंबाई आती है, और जब लंबाई आती है तो इसमें पूछा क्या जाएगा आपसे, परसेंटेज में पूछा जाएगा परिमाप का प्रतिशत, या फिर इसी के नाम से होता है परिधि, सर्क्यूम्फेरेंस, पेरीमीटर एंड सर्क्यूम्फेरेंस। 2D में क्या होता है, क्षेत्रफल आता है, और क्षेत्रफल को हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी इसमें आकृतियों के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछी जाएगी। 3D में लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई या मोटाई या गहराई, यानी कि क्या पूछा जाएगा आपसे,
आयतन में कमी या वृद्धि पूछी जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लेके चलेंगे 10 के रूल को। और हम बता दें 10 का रूल ऐसा है कि इसमें लगभग 12 से 15 टाइप परसेंटेज के कवर होते हैं, 12 से 15 टाइप। तो बहुत अच्छा रूल है। और उत्तर 2 से 3 सेकंड में आता है। 2 से 3 सेकंड बहुत है। अगर गुड़ा मजबूत है आपका तो, बचपन में पहाड़ा सही से पढ़े हैं तो देखिए एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो जवाब क्या होगा? या आपसे पूछे किसी वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो वृत्त की परिधि कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाए। तो देखिए परिमाप या परिधि में हम सिर्फ लंबाई को लेते हैं, क्योंकि परिधि में त्रिज्या दी जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? देखिए किसी भी आकृति का परिमाप या परिधि उतने ही प्रतिशत बढ़ता है जितने प्रतिशत की भुजा या त्रिज्या, यानी कि जितना प्रतिशत भुजा बढ़ा होगा उतना प्रतिशत परिमाप बढ़ेगा, और जितना प्रतिशत त्रिज्या बढ़ी होगी उतनी प्रतिशत परिधि। यानी पहले क्वेश्चन का जवाब है कि परिमाप कितना बढ़ेगा? 10%। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब है परिधि कितनी बढ़ेगी? 5%, क्योंकि त्रिज्या कितनी बढ़ी थी? 5%। यानी जितना भुजा बढ़ाएंगे उतना परिमाप बढ़ेगा, जितनी त्रिज्या बढ़ाएंगे उतनी ही परिधि बढ़ेगी। बहुत सिंपल है। अब आते हैं क्षेत्रफल पर, यानी 2D पर। तो अच्छा एक बात और, कुछ लोग विचार करने लगते हैं कि वर्ग का परिमाप तो 4 गुणे भुजा होता है, तो क्यों नहीं 4 दाहिने 40 हुआ? हम आपको बता दें परसेंटेज में कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते हैं। 4 गुणे भुजा, भुजा ठीक है, लेकिन 4 का कोई काम नहीं है। परिधि में 2πr होता है, 2π कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई अहमियत परसेंटेज में नहीं है। हमें सिर्फ इनसे मतलब होता है प्रतिशत में। ठीक है ना? हाँ, तो ये ध्यान रहे। आइए 2D में चलते हैं। मान लीजिए आपसे कहे कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? अब आप जानते हैं, जो आप चॉकलेटी मेथड पढ़े हैं वो भी यहाँ काम करेगा। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी? तो देखिए वर्ग की भुजा आप मान लीजिए 10, जब 10 मान लिए तो 10 का कितना बढ़ाना है? 10%। 10 का 10% कितना होगा भाई? 1 होगा। 10 का 10%, 10 दाइन 100, 100 से 100 कट जाएगा, 1 मिलेगा। 20% 2 मिलेगा। 30% 3 मिलेगा। 40% 4 मिलेगा। बढ़ा दी जाए तो बढ़ा दीजिए, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा भाई। प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो पहले तो भुजा बढ़ाइए 10%, 10 का 10% 1 हुआ, 10 और 1 11। फिर अगली बार भी भुजा 10 ही लीजिए और 10% बढ़ाएंगे, 10 1 11 हो जाएगा। 10 दाहिने 100, 11 11 121। कितना बढ़ गया क्षेत्रफल? 100 से जितना ज्यादा उतने प्रतिशत की वृद्धि, और 100 से जितना कम उतने प्रतिशत की कमी। तो ये है 10 का रूल। देखिए बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट यानी कैलकुलेशन पहाड़ा बढ़िया से पढ़ सकते हैं तो तुरंत उत्तर आ जाएगा। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना की वृद्धि, 100 से जितना कम होगा उतने की कमी। ठीक है, मान लीजिए यही हम कहे होते कि 10% बढ़ाया नहीं गया बल्कि कमी कर दी गई। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा। अब जब कमी करेंगे तो 10 का 10% 1 ही होता है, कम करेंगे तो कितना होगा? 9, 9 9 81। अब देखिए 100 से कितना कम हो गया? ये 19% कम हो गया। ठीक है ना? तो 19% की वर्ग के क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे वर्ग तो वर्ग है 10 ले लिए, आयत में क्या होगा? तो रेलवे में एक बार पूछा था कि रेलवे की एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो आयत की लंबाई आप ले लीजिए 10 और जब 20% की वृद्धि करेंगे कितना होगा? 12। आप आयत की चौड़ाई भी ले लीजिए 10 और 10% की वृद्धि करेंगे। देखिए ये वृद्धि है दोनों, ठीक है ना? 10% 20% दोनों वृद्धि है। तो ये हो गया 10 से 11। फिर गुणा कर दीजिए, 10 दाहिने 100, 12 11 132। कितना बढ़ गया भाई?
32% की वृद्धि हो गई। प्रश्न ये था, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हमने 10 लिया, लंबाई 20% बढ़ाया 12 हुआ, 10 लिया चौड़ाई 10% बढ़ाया 11 हुआ, 10 दहाई 100 कर दिए, 12 गिराई हम 132, 100 से जितना ज्यादा हुआ उतने प्रतिशत की वृद्धि। अब मान लीजिए आयत की लंबाई में वृद्धि की जाए और चौड़ाई में कुछ कमी कर दी जाए। जैसे प्रश्न ये हो कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए, तब आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये प्रश्न हो, तब क्या करेंगे। तो देखिए आयत की लंबाई जब 20% बढ़ाएंगे तो 10 से 12, और जब चौड़ाई 10% घटाएंगे तो 10 से 9, 10 दाई 100, 12 9 108। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, 100 से ज्यादा है, और 100 से ज्यादा होने का मतलब होता है वृद्धि। कितना ज्यादा है, 100 से 8% ज्यादा है, तो 8% की वृद्धि हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आयत के बाद वृत्त आ जाए कि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। द रेडियस ऑफ ए सर्कल, वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए जब 20% बढ़ाएंगे तो 10 से 12, फिर 10 से 12, अब 10 दहाई 100, 12 बरैया 144। प्रश्न ये उठ रहा है आपके मन में कि हम 10 दो बार क्यों लिए, हाँ, जबकि त्रिज्या एक ही बार दिया था। तो देखिए आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है R² होता है, यानी कि पाई तो छोड़ देंगे, R इंटू R है, यानी 2 बार है। क्षेत्रफल में हम स्टार्टिंग में बताए थे राशियां 2 बार ली जाती हैं, इसलिए हम 2 बार लेंगे। 10 से 12 एक बार, फिर भी 10 से 12 एक बार, गुणा कर दिए, 100 से जितना ज्यादा हुआ उतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और 100 से जितना कम होगा उतने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है ना। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि 20% ले रहे हैं सर जी, थोड़ा आसान ले रहे हैं, 15 क्यों नहीं ले रहे हैं। आइए हम आपके भी दुख को दूर कर देते हैं, हम 15% ले लेते हैं। तो अगर हम 15% ले लिए तो 10 का 15% 1.5 होता है, 11.5 हो जाएगा, और फिर इधर भी 10 का 1.5% मतलब 15% 1.5 होगा, 1.5 होगा। 10 में 1.5 ऐड कर दिए, 11.5 हो गया। अब गुणा कैसे करेंगे, इतना तो मजबूत है नहीं, बचपन में दशमलव इतने अच्छे से पढ़े नहीं थे, तो समस्या गंभीर है। हम बताते हैं 5 × 25 लिख लीजिए, 0.2 अंक पर लगेगा गुणे में, क्योंकि 1 पॉइंट यहाँ का 1 पॉइंट यहाँ का, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब इस 5 को इसको दे दीजिए, ये 5 इसको देंगे तो 11.5 में एक आधा और दे देंगे तो 12 हो जाएगा। भाई 11.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 इंटू 11 132, कितने प्रतिशत की वृद्धि दिख रही है, 32.25%। क्लियर है। ऐसे ही करना है आपको, जब भी करना है इस 5 को यहाँ दे दीजिएगा, ये 12 हो गया, यहाँ बचा 11.0, तो 12 × 11 132 हो गया 0.25 में। ऐसे ही कोई भी प्रश्न हो 10 के रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा आयतन की तरफ। मान लीजिए एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। मान लीजिए घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई, तो 10 से क्या होगा 11, फिर 10 से 11, और फिर 10 से 11। आयतन में हम बताए थे 3 बार राशियों को लेते हैं 3D फिगर में, ठीक है ना, 3 बार लेते हैं। यानी आयतन होता है क्या, भुजा का क्यूब होता है, L इंटू एल इंटू एल, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो इसको गुणा करिए, 10 दाइन 100 दाइन 1000 हुआ, और 11 ग्राम 121 ग्राम 1331 हुआ। अब देखिए ये तो डायरेक्ट हम नहीं बताएंगे 331 ज्यादा है, क्योंकि परसेंटेज किस पर चलता है, 100 पर। इसे 100 बनाना होगा, 100 बनाने के लिए एक 0 नहीं चाहिए, यानी 10 से भाग करना है, तो यहाँ भी 10 से भाग करेंगे, एक अंक पे दशमलव लगेगा। 100 से 133.1 हुआ, कितना ज्यादा हुआ, 33.1%। घन का आयतन 33.1% बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 बार राशियों को लेना है, जब आयतन में वृद्धि या कमी पूछे 3 बार लेना है, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी 3 बार नहीं लेते हैं, कब नहीं लेते हैं वो भी बताएंगे। फिलहाल अगर ये कमी की गई होती तब क्या होता, अगर 10% की कमी करते तो 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 करते, 10 दाइन 100 दाइन 1000 होता, 9 9 81 9 729 होता,
फिर इसको 100 लिखते, इसको 72.9 लिखते। अब कितना ज्यादा हो रहा है, 27.1% की कमी हो रही है। इस बार ज्यादा नहीं है, कमी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए प्रश्न आता है यूपीएसआई में, बहुत अच्छे से पूछता है कि एक बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो बेलन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। प्रश्न में कहा है कि बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज्ड बाई 25%, देन फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई, आपसे पूछा गया आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए बेलन के आयतन में जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर कितनी बार है, 2 बार है। तो त्रिज्या को आप 2 बार बढ़ाएंगे, 10 से 12.5। भाई 25% कितना होगा, 10 का 25% 2.5 होगा, और 2.5 बढ़ाएंगे 2.5 ऐड करेंगे 12.5 हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई है। ऊंचाई में वृद्धि कितने की हुई है ये नहीं दिया है, तो हम ऊंचाई को नहीं लेंगे। त्रिज्या यहाँ 2 बार है तो 2 बार त्रिज्या को ले लेंगे, ऊंचाई को हमें लेना ही नहीं है तो नहीं लेंगे। 10 दाहिम 100, क्योंकि ऊंचाई दिया नहीं है ना कि ऊंचाई में कितने की वृद्धि कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं। इधर 5 × 5 = 25 लिखिए, फिर इसको दे दीजिए 5, 13 हो गया। 13 × 156 कितना ज्यादा हो गया, 56.25% इंक्रीज या वृद्धि। तो अब क्लियर होगा, जब त्रिज्या दिया हो बेलन का, ऊंचाई न दिया हो, तो हम 3 बार गुणा नहीं करेंगे। या अगर आप गलती से कर भी लेते हैं तो यहाँ भी 10 लिखिए, यहाँ भी 10 लिखिए, 10 से 10 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब नहीं दिया है तो रखें ही क्यों, कैलकुलेशन छोटा होगा। तो ऐसे प्रश्न यूपीएसआई में आ चुके हैं। अच्छा, एक प्रश्न और आया हुआ है यूपीएसआई में, वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जैसे कहा था कि एक घनाभाकार का मतलब समझ रहे होंगे, क्यूबॉइड शेप। एक घनाभाकार कमरे की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। और ऊंचाई में मान लीजिए 25% की वृद्धि कर दें, चलिए 25% की वृद्धि कर दी ऊंचाई में, ठीक है। तो अब देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि की है तो 10 से 12, चौड़ाई में 20% की वृद्धि की है 10 से 12, और ऊंचाई में जब 25% की वृद्धि करेंगे तो 10 से 12.5 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा था, तो घनाभ का मूल आयतन प्राप्त आयतन का कितने प्रतिशत होगा, प्राप्त आयतन का कितने प्रतिशत होगा। देखिए प्रश्न में ये है, वहां थोड़ा सा डाटा चेंज था, एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं। लंबाई 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई 20% बढ़ाई गई, ऊंचाई 25% घटाइए चाहे बढ़ाइए, हम यहाँ बढ़ा दे रहे हैं। सब वृद्धि है, ये ध्यान रहे, सब में वृद्धि है। तो 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12.5 हुआ। ये 10 दाहिम 100 दाहिम 1000 होगा, इधर गुणा करेंगे तो 12 × 144 हुआ, गुणा 12.5 गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 144 गुणा 5 करेंगे तो 720 होगा, 72 हासिल होगा। फिर 144 गुणा 2 करेंगे 288, 288 में 72 जोड़ेंगे 360 होना चाहिए, 360 36 हासिल। फिर 144 गुणा 1 144 होगा, 144 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि गुणा करने पर हमें जो मिला वो 18,000 मिला, ठीक है। हम एक 0 से एक 0 काटेंगे और ये बन गया 100 से 1800, 100 से 1800, ठीक है। तो गुणा कर लीजिएगा, 100 से 1800 आ गया। अब आप बता सकते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सीधे सीधे। अच्छा, अगर वृद्धि पूछे तो 1700% की। प्रश्न ये पूछा है गुणा में कितना आ रहा है, कुछ इधर हो रहा है, इवन और ट्राई कर लेते हैं। 5 14 5 70, 720, 72 हासिल, 288 में 72 जोड़ेंगे 290 और 70, 360 तो हो रहा है। फिर 144 144 और 36, 180। अच्छा चलिए, अच्छा हाँ, एक पॉइंट लगाना हम भूल गए थे, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, सही है, पॉइंट लगाना भूल गए थे। तो 1800, अब एक 0 काटेंगे जब, तो ये 0 कटेगा, यानी कि कितना मिला, 100 से 180 मिल गया, ठीक है। 100 से 180 मिल गया, तो पॉइंट लगा लीजिएगा, कोई बात नहीं।
100 से 180 मिल गया। अगर प्रतिशत वृद्धि पूछे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 80% की। लेकिन प्रश्न ऐसा कुछ नहीं पूछा है। देखिए हम जितना पढ़ते हैं कभी कभी उससे एक कदम आगे थोड़ा सा एग्जाम वाले चलते हैं। तो 100 से 180 व 80% वृद्धि हुई, लेकिन प्रश्न वृद्धि नहीं पूछा है। प्रश्न पूछा है घनाभ का मूल आयतन प्राप्त आयतन कितना है? 180। ठीक, मूल आयतन कितना है? 100। कितने प्रतिशत है भाई यही बताना है। 2 9 18, 2 पंजे 10, 500/9 काटेंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर होगा 55.5%। ठीक है, मूल आयतन का इतने प्रतिशत। और देखिए नियर अबाउट आधे से थोड़ा अधिक है, तो यही आंसर होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।